सब, तब भी तुझे दिन रात जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से ही लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बड़ा सपना अगर आप लोगों ने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आप खुद मेहनत करना पड़ेगा आपको। इसके लिए निस्वार्थ भाव से आपकी गुरुजन और आपके माता पिता पूर्ण आपको सहयोग प्रदान करेंगे। तो देर किस बात की, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पढ़ते रहिए मजबूत इरादों के साथ, जीत आपकी पक्का होगी। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उमेश साहू अभ्यास एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर्स उमेश साहू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के विषय सूची में शामिल महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह है शब्द। जानेंगे शब्द किसे कहते हैं और शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात शब्दों के प्रकार के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्णों के एक सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, अर्थात एक निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कम, उदाहरण के लिए कम। तो कम जो शब्द है, एक शब्द है कम, मतलब हमको एक सार्थक शब्द है, इसका मतलब थोड़ा। तो कम जो है क प्लस अ प्लस म प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। सार्थक शब्द निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई शब्द है, जैसे कि शब्द सूरज, सु प्लस र प्लस ज से मिलकर बना हुआ है। सूरज एक सार्थक शब्द है और इस शब्द को जैसे ही मैं बोलता हूँ सूरज, तो आपके सामने में एक रोशनी और एक प्रकाश उत्पन्न होता है, अर्थात यह एक सार्थक शब्द है। और इसके बाद निरर्थक शब्द। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और जो अकेले में भी प्रयोग नहीं लाए जा सकते। अब देखिए, इसी सूरज का अगर मैं उल्टा करता हूं, जरसु, ज प्लस र प्लस सु, यह वर्ण से मिलकर जरूर बना है, लेकिन कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए चाय, चाय क्या होता है? सार्थक शब्द होता है, लेकिन वाय, चाय वाय, वाय क्या है? एक निरर्थक शब्द है। दाल, दाल एक सार्थक शब्द है। वाल, दाल वाल, वो वाल क्या है? निरर्थक शब्द है। जनरली हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं दाल वाल, चाय वाय। तो इस तरह से जो शब्द है सार्थक और निरर्थक शब्दों को समझना है। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग। पहला है स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, सोर्स या हिस्ट्री के आधार पर देखते हैं। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर, और पांचवा है अर्थ के आधार पर। अर्थ मतलब मीनिंगफुल। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के लिए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम मतलब तत् प्लस सम, उसके समान। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो ममता, पृथ्वी, साहस, विद्वान, ये सब आपके उदाहरण हैं। राष्ट्र बोल सकते हो, भूमि बोल सकते हो, ये सब तत्सम के उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, अर्थात वे तद्भव, वे तद्भव मतलब तद्भव, उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से हिंदी में। जैसे उदाहरण देख रहे हैं
तत्सम शब्द एक तरफ है और एक तरफ है तद्भव उसका। तो पहला है अग्नि, अग्नि का क्या हो जाता है आग। हस्त का हाथ, हस्त क्या है संस्कृत शब्द है और हाथ क्या है हिंदी शब्द है। तीसरा प्रस्तर, प्रस्तर संस्कृत है तो उसका हो जाएगा पत्थर। क्षेत्र खेत और कर्म काम और क्षीर का हो जाएगा खीर। तो यह हो गया हमारा तद्भव शब्द। तीसरा देखते हैं, तीसरा है देशज शब्द। देशज मतलब देश में जन्मा, जो हमारे क्षेत्र में अपने आप एक प्रतीत हो गया है। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय भाषा मतलब अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा, तो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गड़बड़, पेट, लोटा, झटपट, टांग, पगड़ी, तेंदुआ, जूता, खिड़की, भिंडी, खिचड़ी, चस्का, थप्पड़, ये सब क्या है देशज शब्द है। मतलब हमारी स्थानीय भाषाओं में कोई पूर्वज लोग बोल दिए हैं तो बस हम लोग उसको क्या किए प्रतीत हो गया, वो सब लोग बोलते बोलते क्या हो गया अपने भाषा अपने क्षेत्र में क्या हो गया प्रतीत हो गया। तो यह देशज शब्द कहलाता है। आप भी कुछ अपने अंदाज में बोलते होंगे जो अगर प्रतीत हो जाए तो वह देशज शब्द कहला जाता है। पूरे राष्ट्र में वो क्या हो जाए, वह शब्द क्या हो प्रतीत हो जाए तो वह क्या हो जाता है देशज शब्द कहलाता है। अब आइए देखते हैं विदेशज शब्द, मतलब विदेश से आया हुआ। जो शब्द विदेशी भाषाओं में हिंदी भाषा में लिए गए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। मतलब विदेश में जन्मा और हमारे देश में जन्मा, मतलब विदेश से हमारे जो देश में आकर जन्म गया है और प्रचित हो गया है वह क्या कहलाता है विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए विदेशी शब्द तो बहुत है, जैसे कि अगर एक तरफ देखिए भाषा है और एक तरफ लिया गया है शब्द। तो देखिए अरबी शब्द, अरबी में है अखबार, आईना, कागज, किताब, सुबह, रिश्वत, हवा, शराब। तो ये सब चले गए अरबी शब्द। तो यहाँ से प्रश्न आता ही है दोस्तों, इनमें से कौन सा अरबी शब्द है। तो ध्यान से इसको देखिएगा लिस्ट को। मैं बहुत सारे और लिस्ट आप लोग को लेकर आऊंगा दूसरे वीडियो लेक्चर्स में। फारसी देखिए भाषा में जिंदगी, गुलाब, शादी, आवाज, आदमी, आसमान, जमीन, बीमार, ये सब फारसी में आ गया है। अंग्रेजी में अपील, रेल, पुलिस, बैंक, मशीन, सिनेमा, पेपर, स्टेशन, मलेरिया, ये सब क्या हो गया है अंग्रेजी शब्द है। तुर्की शब्द कुर्ता, बंदूक, चम्मच, बैगन, चाकू, कैंची, लाश, काबू, ताश, पुलिस। ये जो दिख रहा है आप लोगों को कैंची, चाकू, यह व्यापम से संबंधित जो एग्जाम हुए हैं उसमें आया हुआ है। तो बिल्कुल इसको आप लोग को रटना ही पड़ेगा। और मैं कुछ विकल्प टाइप के क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा बहुत सारे, उसमें आप लोग को प्रैक्टिस भी करा दूंगा। इसके बाद देखिए पुर्तगाली शब्द कमरा, बाल्टी, कमीज, कॉफी, बोतल, संतरा, चाबी और काजू, ये सब पुर्तगाली शब्द है। तो इसको हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं इसमें विदेशज शब्द में। अब देखते हैं यह महत्वपूर्ण यहां से क्वेश्चन आता ही है। संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए छाया, दार, छाया संस्कृत है और दार क्या है फारसी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है हिंदी है। पान, दान, पान हिंदी है और दान क्या है फारसी है। सील, बंद, सील अंग्रेजी और बंद यहाँ पर क्या हो गया फारसी। और भी बहुत से प्रकार के यहाँ पर उदाहरण है। तो ये हो गया संकर शब्द। तो हम लोग पढ़ लिए इतिहास या स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है शब्दों को। अब देखते हैं उत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो ये 3 प्रकार हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है आप लोग का वो है योग। तीसरा है वो है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द। इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है, अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो शब्द अपने में पूर्ण हो, जो दूसरे शब्दों के योग से न बने हो तथा जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उसे रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर कोई शब्द है दिन, दिन को आप 2 टुकड़ा करके देखिए, दी प्लस न, तो इन शब्दों का अगर योग करें तो दिन एक सार्थक शब्द हुआ। लेकिन अगर अलग अलग करने पर
कोई अलग से अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दिन, जल, रात, घोड़ा, हाथी, पेन, यह एक रूट शब्द है, यह सब रूट शब्द है अर्थात मूल शब्द है। अब दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश, उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ पर शब्द प्लस शब्द दोनों शब्द है। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, शब्दांश है जो वी शब्द का अंश है। उसी प्रकार आप लोग देख रहे। तीसरा है सुंदरता, सुंदर प्लस ता, मतलब शब्द है और ता जो है प्रत्यय है, तो वो शब्द के अंश है, शब्दांश है, ता प्रत्यय है। तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुब्रीहि समास है, यह बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं ये योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान को कहते हैं, एक निश्चित अर्थ था, तीसरा अर्थ को प्रकट किया। और अगर यह देखा जाए त्रिनेत्र, और अगर देखा जाए दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण जी को कहते हैं, तो यह तीसरा अर्थ को प्रकट कर रहा है। यह शब्द दशानन शब्द तीसरा अर्थ दे रहा है अर्थात रावण को। अब आइए देखते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला विकारी, दूसरा है अविकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन और अविकार मतलब होता है परिवर्तन नहीं, मतलब नो परिवर्तन, नो चेंजेस, सीधी सी बात है। अब परिवर्तन कैसे, देखिए ध्यान से। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के कारण मूल शब्दों में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि लड़का पढ़ रहा है तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन हो जाएगा लड़का से लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन देखो, लड़कों के लिए आम लाओ के लिए, तो यह इस तरह से लिंग वचन में परिवर्तन होता है। तो विकार मतलब परिवर्तन। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग देख रहे हैं संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा जो है विशेषण और चौथा है क्रिया शब्द। तो आइए देखते हैं संज्ञा शब्द को उदाहरण देखिए। जैसे लड़का का लड़के, किताब का किताबें, किताबों, कुत्ता कुत्ते, कुत्तों, तो यह संज्ञा में आ गया। सर्वनाम को उदाहरण देखिए, मैं, मुझे, तू, तुझे, उसे, उसने, हम, हमें। विशेषण मतलब अभी आगे पढ़ेंगे। विशेषण अच्छा, बुरा, अच्छा से अच्छे चेंज हो रहा है, नीला से नीले चेंज हो रहा है, मीठा से मीठी चेंज हो रहा है। क्रिया शब्द देखिए, खाता से खाती, खाते, खेलना से खेलते। तो यह विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसके बाद देखते हैं अविकारी। अविकारी परिवर्तन नहीं होना, अव्यय मतलब जो खर्च न हो सके। अब इसमें देखिए ऐसे शब्द जिनके मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे शब्द हमेशा एक से रहते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आज, आजे नहीं बोलते, यहाँ यही नहीं बोलते, सिर्फ आज को आज ही बोलते हैं, यहाँ को यही नहीं बोलते, सिर्फ यहाँ को यहाँ ही बोलते हैं। और अथवा, अथवे नहीं बोलते, अरे, ही, तब, तो ये इस तरह से अविकारी का उदाहरण है। तो अब देखते हैं जितने भी सभी प्रकार के अव्यय हैं, ये शब्दों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। कल, अब, कल को क्या कले बोलते हैं, अब को अबे बोलते हैं, तो नहीं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। यहाँ, इधर, उधर, उधरे, इधरे तो बोलते नहीं है, तो सर इसमें क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय को ध्यान से देखिएगा, इससे उदाहरण आता है। संबंध बोधक अव्यय देखिए, संबंध मतलब जो संबंध को दर्शाता है, तुम में मतलब तुम और हम, मतलब ये में जो है संबंध को दर्शा रहा है। तो में तो परिवर्तन नहीं होता, से परिवर्तन नहीं होता।
के ऊपर, आगे की ओर, तो ये सब क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, तो ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरा देखिए समुच्चय बोधक अव्यय, और को कौन बोलता है और, परंतु को कौन बोलते हैं परंतु, तो ये सब चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, अव्यय कहलाता है, मतलब यही जो है अविकारी शब्द है। तो इसमें उदाहरण देखिए, इसलिए विस्मयादि बोधक अव्यय देखिए, वाह बेटा तुम फेल हो गए, वाह तुम पास हो गए, तो वाह मतलब एक आश्चर्य चकित होता है, मतलब ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसमें मतलब शाबाश बेटा तुम फेल हो गए, ऐसा बोलते हैं ना, शाबाश बेटा तुम जीत गए, तो शाबाश तो होता नहीं है। तो ये जो शब्द होता है, ये जो जितने भी शब्द हैं अव्यय है, मतलब खर्च नहीं होते, अविकारी शब्द है ये। अब उसके बाद निपात मतलब ही भी तब, तो ये सब उदाहरण हो गए हमारे, तो ये सब उदाहरण हो गए हमारे अविकारी शब्द के। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य शब्द मतलब रूट शब्द को ही कहते हैं, और दूसरा है पारिभाषिक मतलब टेक्निकली कुछ वर्ड, तकनीकी शब्द। अब सामान्य शब्द अगर देखा जाए, सामान्य शब्दावली में वे शब्द आते हैं जिनका संबंध आम जन जीवन में होता है। इन शब्दों का प्रयोग भाषा समुदाय के सदस्य अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सुबह शाम, हाथ पैर, घर बाजार, मतलब एक प्रकार से ये देखा जाएगा तो रूट शब्द ही, मूल शब्द ही ये सामान्य शब्द है। अब पारिभाषिक मतलब तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जो ज्ञान या व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कि विज्ञान में देखा जाए तो विज्ञान में कोशिका बोलते हैं हम लोग, विकिरण, प्रजनन, संश्लेषण, सूक्ष्मतरंग, ये क्या टेक्निकली वर्ड है। अब प्रशासन में अगर देखा जाए तो अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उपक्रम, मिसिल, प्राधिकरण, निदेशालय, तो ये सब टेक्निकली वर्ड हो गया। अगर जाएंगे मानविकी और वाणिज्य में तो अंतर्मुखी, अभिकरण, संचार, मनोविज्ञान, तो ये सब उदाहरण है मानविकी और वाणिज्य के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी और चौथा है विपरीत अर्थी, मतलब विपरीत अर्थ, मतलब इसी को विलोम शब्द कहते हैं। अब देखा जाए एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। और जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है के शब्द इसी प्रकार के शब्द में आते हैं, जैसे कि गंगा अपने आप में अकेला गंगा, पटना, जनवरी, भारत, राधा, मित्र, स्वागत नहीं करोगे, ऐसा बोलते हो ना, सिर्फ स्वागत अपने आप में अकेला शब्द है। पुष्प, पाप, तो ये जो है एक ही अर्थ होता है इसकी, और इसके बार बार अर्थ नहीं होते, दूसरा अर्थ नहीं होते। दूसरा अनेकार्थी, जिसके और अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाए जिन शब्दों के एक या अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर को आप जानते हैं, वस्त्र भी बोलते हैं, आकाश और कपास भी बोलते हैं। कनक को सोना और धतूरा भी बोलते हैं। कर मतलब हाथ और टैक्स किरण भी बोलते हैं इसको। तीर को तट और बाण भी कहते हैं। तीसरा जो है समानार्थी शब्द अर्थात मीनिंगफुल वर्ड, इन्हीं को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान हो और उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं, मतलब उनके अर्थ सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि अग्नि क्या कहते हैं, आग कहते हैं, पावक कहते हैं, दहन कहते हैं, अनल कहते हैं। और आकाश को क्या कहते हैं, नभ, गगन, आसमान भी कहते हैं। फूल को क्या कहते हैं, पुष्प, प्रसून, सुमन भी कहते हैं। आंख, नेत्र, नयन और लोचन भी कहते हैं। चौथा जो है वो है विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, सच का झूठ और अमृत का विष और जीत का हार, तो ये सब कहलाते हैं हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आशा इस तरह से शब्द को देखा जाए तो 5 भागों में विभाजित किया गया। सब देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं और इसका आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा आंसर, और ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखिए तभी आप कमेंट कर पाएंगे आंसर, वरना तो कमेंट कर ही नहीं पाएंगे। बहुत विद्यार्थी तो कमेंट करते नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट भी आता है। तो जो कमेंट कर रहे हैं कहेंगे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन रूट शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन दिख रहा है स्त्री, पत्थर, देवता और महर्षि। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से रूट शब्द कौन सा नहीं है।
अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रूट शब्द का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कमल, रावण, जल और दीवाल है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए मुझे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप कमेंट कीजिए। जी हाँ, आप कमेंट करेंगे, आप मुझे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं बहुत सारे पीडीएफ आपको इसका प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा जो है, निम्न में से तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है। तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है तो पहला है दुग्ध, कार्य, पुस्तक और हार। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। में से देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। देशज मतलब जो देश में जन्मा है उसका उदाहरण नहीं है बोल रहा है। पगड़ी, गुलाब जामुन, अनार और इडली। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का जो है इस प्रश्न का कमेंट कीजिए मुझे आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है कहलाते हैं। पहला अभिकारी शब्द कहलाते हैं, अभिकारी शब्द कहलाते हैं, यौगिक और योग रूप। तो क्या लगता है आपको क्या लगता है इसका आंसर? क्योंकि मैं थ्योरी और पढ़ाया हूं तो आपको आंसर तो देना बनता है, तो दीजिए आंसर। जिन शब्दों के खंड करने पर भी वे सार्थक अर्थ देते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब अगर हम शब्द को खंड करने पर भी अगर सार्थक शब्द दिया तो वो कौन सा शब्द कहलाता है? पहला ऑप्शन है रूढ़, यौगी, योग रूढ़ और सार्थक। तो जल्दी से बताइए मुझे, क्या सोच रहे हैं? अरे जल्दी से, इतना पढ़े थ्योरी आपको तो पता ही होगा, जल्दी बताइए। ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं वे कहलाते हैं। बताइए, इसको आप लोग नहीं जान पाएंगे। पहला ऑप्शन यौगिक, विकारी, अविकारी और योग रूढ़। अभी तो बताया हूं, बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप लोग बैठे रहते हो? कमेंट कीजिए तुरंत। तेज शब्द किस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आता है? देखिए अगला प्रश्न, सार्थक है, निरर्थक है, विकारी है और अविकारी। बताइए तेज, फास्ट, तेज बताना है आपको कौन से प्रकार के शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की और जापानी। इसके बाद है निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। पहला है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज। तो बताइए योग रूढ़ मैं बता चुका हूं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इनमें से हमेशा पिंकेश्वर का कमेंट आता है, नेहा का कमेंट आता है, खुशी का कमेंट आता है, सावित्री का कमेंट आता है। बहुत सारे विद्यार्थी जिसको मैं ऑफलाइन क्लासेस में जो मेरे अंडर में पढ़ते हैं उनका कमेंट नहीं आ रहा है। कहाँ चले गए हो आप लोग? पढ़ाई स्टार्ट करो। अरे कोरोना काल मरे गए यार, काहे तुम लोग घबरा रहे हो? बस घर में पढ़ना है, सुरक्षित पढ़ना है। ऐसे तो फोन करते हो कि सर ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही तो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं ऑनलाइन आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हो तो कमेंट तो कीजिएगा। इतने सारे ग्रुप बनाए हूं आप लोग के लिए, तो ग्रुप में आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करके पूछिए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग को मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अभी कोरोना महामारी इतना चल रहा है, इतना केसेस बढ़ रहे हैं, ये आज नहीं कल मरेगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो वीडियो लेक्चर था हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का शब्द जो टॉपिक था, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस पेपर आप लोग के लिए अवेलेबल जरूर कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें, आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और हाथ तो जरूर बराबर धोकर ही पढ़ें। खाना जब खाते हैं तो हाथ को अच्छे से रगड़ कर धोइए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए घर में आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि आप अच्छा टाइम के अभी घर में हैं। जैसे ही ये केसेस सॉल्व हो जाएंगे, कोरोना पूरी तरह से जड़ से मिट जाएगा और गवर्नमेंट अगर आदेश आ जाएगा कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकें, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस पर डेली निरंतर पढ़ते रहिए। आपको हर एक प्रकार का वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। आपको लगता है कि जिस टॉपिक पर पढ़ना है तो मुझे आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए। मैं एक्चुअली दोस्तों मैं भी अभी गांव में हूं तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए डेली क्लास 2-3 वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरह से आप लोगों को सभी सब्जेक्टों को कवर कराऊं। और हम लोग को जो ऑफलाइन क्लासेस का जो माहौल रहता था, बस उसी माहौल को मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को देना चाहता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पर बढ़िया से कमेंट जरूर कीजिएगा और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर तो लिखिएगा आंसर, बिल्कुल लिख दीजिएगा आंसर को, तभी आप लोग को लगता है कि पढ़ाई हो पा रहा है। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।